नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद में तीरथ सिंह रावत देहरादून में सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से मिलने के लिए पहुंचे। बीसी खंडूरी से मिलकर तीरथ सिंह रावत ने उनका हालचाल जाना और उनसे आशीर्वाद लिया। दरअसल तीरथ सिंह रावत और बीसी खंडूरी के बहुत पुराने संबंध हैं और साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत बीसी खंडूरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो वहीं पर बीसी खंडूरी उन्हें अपना बेटे की तरह मानते हैं। यही कारण है कि अपने कार्यकाल के पहले ही दिन वो अपने गुरु और अभिभावक का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ, और वो मेरे आदर्श के रूप में भी मैं उनको आदर्श तो बहुत हड़काया मैंने। तो हड़का तो वही है जो अपनापन जिसमें होता है, तो बच्चे को ही हड़काया जाता, बाकी और किसी पे जिसके अधिकार नहीं उसको हड़काया जाता। सर उससे सीखनी है। महाशिवरात्रि और पहला शाही स्नान है जिसमें सभी अखाड़े हैं, तो उनका स्वागत के लिए मैं जा रहा हूँ और मैंने ये कहा कि उनका भव्य दिव्य स्वागत हो, अभिनंदन हो और फूलों की वर्षा हो, तो हेलीकॉप्टर सारे फूलों से वर्षा करेंगे। यह व्यवस्था वहाँ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे, सीएम ने पदभार संभाल लिया है और उसके पहले ही दिन वो अपने राजनीतिक गुरु से मिलने के लिए पहुंच गए। बिल्कुल प्रीतिया, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना पदभार संभाला, जिसके बाद आज वो बीसी खंडूरी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, जहां पर उन्होंने उनके पैर छूकर के आशीर्वाद लिया और अपने, क्योंकि जिस तरह से हम देखते आए हैं कि अपने राजनीतिक गुरु के रूप में वो उनको मानते हैं और बीसी खंडूरी का उनका बहुत पुराना संबंध रहा है। जब पहले के दिनों में उनको काफी सपोर्ट जो है बीसी खंडूरी से मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनके राजनीतिक गुरु हैं वो बीसी खंडूरी है, जिसके लिहाज से आज वो पहले ही दिन अपने कार्यकाल का आज उनका पहला दिन है और आज वो बीसी खंडूरी के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने उनका पैर छूकर के आशीर्वाद लिया, साथ ही उनसे बातें भी की, उनका स्वास्थ्य भी जाना और काफी लंबे समय तक उनके साथ वक्त भी बिताया। जिसके बाद वो आज हरिद्वार में भी चले गए, जहां पर उन्होंने जो जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि आज शाही स्नान था, तो वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो अखाड़े आ रहे थे वहां पर स्नान के लिए, तो उन पर पुष्प वर्षा भी की उन्होंने। जी प्रीति, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई ही जिस तरीके से उनकी ओर पदभार संभाला गया है, उसके बाद से लगातार वो लोगों से मेल मिलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो क्या लगता है विशाल, जैसे कि आज उन्होंने पदभार संभाल लिया और लगातार कल भी हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे कि क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुला सकते हैं जहां पर वो आपस में बातचीत करें और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र की ओर से जो गलती की गई थी वो इस बार ना दोहराई जाए। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो है बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और लगातार वो समन्वय सबसे बना करके रखते हैं, चाहे वो उनके विधायक हों या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अधिकारी हो, सभी से वो इस तरह का समन्वय बना करके चलते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। और साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज वो हरिद्वार में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने पुष्प वर्षा की, क्योंकि जिस तरह से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि श्रद्धालु कम से कम आए और आए तो पॉजिटिव की जो उनकी कोरोना की रिपोर्ट है उसको लेकर के आए, साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और ये लेकर के। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कल इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचेंगे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके लिहाज से आज वो खुद हरिद्वार चले जाते हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे उन पर पुष्प वर्षा होगी, क्योंकि शिवरात्रि का भी माहौल है और काफी लंबी जो हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में जिस अभी भीड़ भाड़ का माहौल है, ऐसे में मुख्यमंत्री का खुद चले जाना ये जताता है कि अपनी जो चीजें हैं उनको किस तरह से वो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो शपथ ली है वो सीएम ने ली है, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति है हालांकि वो अभी बनाएंगे। और हो सकता है कि आज वो जिस तरह की संभावनाएं आ रही है कि हो सकता है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि आज वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो सकते हैं, जहां पर वो अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं।
चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया, सीएम ने कल पदभार ग्रहण किया, उसके बाद में आज उनका पहला दिन था और पहले ही दिन वो अपने राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वो शाही स्नान जहां पर लगातार चल रहा था वहां पर भी अखाड़ों का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। रुद्रप्रयाग में 11 ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ में खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के पावन त्योहार पर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पंचांग गणना के अनुसार केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया 12 मई से ही शुरू हो जाएगी। वहीं पर 12 मई को बाबा केदारनाथ के क्षेत्र काल भैरव नाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही इस साल बाबा केदारनाथ के कपाट काफी देर से खोले जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, महाशिवरात्रि का भी आज त्योहार है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिव भक्तों के लिए एक बेहद खुशखबरी ये महाशिवरात्रि लेकर आई। देखिए प्रीति, हर साल की तरह इस बार भी जो महाशिवरात्रि का पर्व है, आज के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होती है। और आज बाबा केदारनाथ का जो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ है, वहाँ पे वेद पाठियों और तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ जो केदारनाथ मंदिर के रावल हैं, उनकी मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की पंचांग गणना के अनुसार बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित हुई है। और 17 मई सुबह 5 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट शुभ मुहूर्त में खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जो बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रियाएं होती हैं वो 12 मई को शुरू हो जाएगी। 12 मई को बाबा केदारनाथ का जो क्षेत्रपाल है बाबा भैरव, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद 14 मई को बाबा केदारनाथ की जो चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली है वो केदारनाथ जो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है वहां से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगा। और पहला जो रात्रि पड़ाव होगा वो फाटा में होगा, रात्रि प्रवास फाटा में रहेगा 14 तारीख। और उसके बाद 15 तारीख को फाटा से प्रस्थान करने के बाद वो गौरीकुंड में रुकेगी रात्रि के लिए। और 16 मई को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए पैदल चलेगी ये डोली। और उसके बाद 17 मई सुबह 5 बजे विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और अगले जो 6 महीने हैं यहीं पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। इसी के साथ जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, काफी खुशी लोगों में है, काफी उत्साह है। और क्योंकि पिछले साल पूरा कोरोना काल रहा है, इस वजह से लोग केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। लेकिन भूपेंद्र, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 1 साल से दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मंदिर प्रशासन की ओर से और साथ ही स्थानीय प्रशासन की इस बार काफी ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और साथ ही 1 साल के बाद में अगर श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं काफी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर पे। और इसी को देखते हुए, क्योंकि जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले केदारनाथ धाम जाकर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाएं जुटानी शुरू कर दी है। और क्योंकि अभी केदारनाथ शीतकाल का ये समय है, अभी केदारनाथ धाम में लगातार पिछले दिनों भी बर्फबारी हुई थी और अभी भी करीबन 5 से 6 फीट केदारनाथ धाम में और उसके जो भीमबली से ऊपर वाला इलाका है उसमें पूरी बर्फ जमी हुई है 5 से 6 फीट। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो हैं प्रशासन के लिए शुरुआती दिनों में, लेकिन क्योंकि पिछले साल पूरा 1 वर्ष श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे और इस साल उससे पहले वाले साल करीबन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार नहीं कर पाए थे और इस बार ज्यादा अधिक संख्या में आने की उम्मीदें की जा रही है। ऐसे में प्रशासन पहले से अलर्ट है और क्योंकि इस बार काफी देर से बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे थे पिछले सालों की तुलना में। पिछले साल अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते थे, लेकिन इस बार जो है काफी देर में खोले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के पास व्यवस्थाएं जुटाने के लिए पर्याप्त समय है।
लेकिन अगर प्रशासन अभी से मुस्तैदी के साथ केदारनाथ धाम में जो तमाम बुनियादी सुविधाएं, चाहे बिजली पानी की बात करें या सही रास्ता खोलने की बात करें या घोड़े खच्चर और डंडी कंडी की बातें करें, ये तमाम व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेगी प्रशासन को अभी से, ताकि जो उम्मीदें जताई जा रही कि बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनको सुव्यवस्थित तरीके से उनको दर्शन करवा पाए और अच्छी यात्रा ये रहे। ठीक है, चलिए भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया 12 मई से केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसी को लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो 1 साल से इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। उनके लिए बेहद खुशखबरी वाली बात है। साथ ही प्रशासन और मंदिर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ हद तक इस बात को लेकर परेशानी हो सकती है कि इतने तादाद में अगर श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से आने वाले दिनों में वहां पर इंतजाम किए जाएं। उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान में शिरकत करी है। इस दौरान महाकुंभ में शाही स्नान के लिए आए संतों पर पुष्प वर्षा की गई है। सीएम द्वारा पुष्प वर्षा से संतों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर संतों ने उत्साहित होकर जयकारे लगाए, सीएम तीरथ का आभार व्यक्त किया। आपको ये भी बता देते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत को बुधवार के दिन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सभी वहां पर मौजूद रहे। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद में डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसके चलते मरीज इस अस्पताल में भर्ती होने से भी कतरा रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की अपनी मां को फीवर के कारण अस्पताल लेकर आई, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा लगातार डेंगू बताया गया। वहीं पर पीड़िता के दूसरे अस्पताल में जांच करवाने के बाद पता चला कि उसकी मां को सिर्फ वायरल फीवर है। वहीं पर चिकित्सकों द्वारा लगातार इस तरीके की लापरवाही के चलते कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। वहीं इस मामले में रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस ने कहा है कि अगर पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत आती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। के साथ जो है मिसबिहेव किया जा रहा है, उनके परिजनों का इलाज सही से नहीं किया जा रहा और उनको जो है गलत रिपोर्ट पढ़ाई जा रही है और धक्के मार के उनको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जा रहा है। क्या कहना आपका इसके बारे में? देखिए, आप विमला देवी के केस की बात कर रहे हैं। मामला मेरे संज्ञान में है और मैं सर्विस प्रोवाइडर से इस मामले में बात करूंगा और यदि और जो मरीज है अगर उसकी लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद से अब कैबिनेट में शामिल होने के लिए नए और पुराने चेहरों में बेचैनी साफ देखने को मिल रही है। साथ ही चर्चा यह भी है कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में बतौर मंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिवरात्रि के मौके पर परिवार सहित जलाभिषेक करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, हाईकमान जो भी फैसला करेगा उन्हें स्वीकार होगा। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष इस संबंध में हाईकमान को भी अवगत करवा चुके हैं कि जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो बहुत वरिष्ठ नेता हमारे हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ साथ एमएलसी, शिक्षा मंत्री और उसके बाद फिर सांसद, यानी कि अनेकों दायित्व निभाने के बाद आज उनको ये जिम्मेवारी मिली है। और उनका सही बात कही आपने, उनका आज पहला दिन है और महाशिवरात्रि पड़ रही है
भगवान भोले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन पर कृपा बना के रखें। और कुंभ जिस प्रकार से आज उन्होंने आदेश दिया है कि तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर वो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करेंगे, और सभी से कहा है, तमाम देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि वो आइए, कुंभ के अंदर आइए, कुंभ का स्नान करिए, कुंभ के अंदर। शिवरात्रि के मौके पर ऋषिकेश में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ के पौराणिक शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आया है। आपको ये भी बता देते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सुबह ही वीरभद्र महादेव के मंदिर में परिवार के साथ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री के रूप में आज पहला दिन है, और उन्होंने जिस तरह से कुंभ स्नान में आए श्रद्धालुओं के लिए पुष्प वर्षा की घोषणा करी है, ये बेहद काफी अच्छी पहल है। देवभूमि के लोग हैं, उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, और जहाँ बाबा केदार हो, जहाँ भगवान भोले की धरती हो, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भगवान वीरभद्र की तपस्थली है, उनकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रहती है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, मैं सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वीरभद्र जी का मंदिर है, सिद्धपीठ है, इसके प्राचीन तो है, सिद्धपीठ भी है, और ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है वीरभद्र जी का। और आज यहाँ शिवरात्रि पर्व का मेला यहाँ भरता है, ठीक है। और ये सिद्धपीठ है, इसके दर्शन करने से 100 गुना पाप के नष्ट होते हैं आज के दिन पर। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है, तो वहीं पर दूसरी ओर अब कुछ दिनों के भीतर कैबिनेट में विस्तार भी किया जाएगा। ऐसे में कई विधायक मंत्री इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद पांडे और मंत्री सुबोध उनियाल इन दिनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ही विधायक एक बार फिर नए सीएम बनने पर तीरथ मंत्रिमंडल में जाने की इच्छा जता रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही आज से हरिद्वार में शाही स्नान शुरू कर दिया गया है। वहीं पर शाही स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर हर की पैड़ी पर अखाड़े के संतों ने यहां पर स्नान किया। कुंभ की व्यवस्थाओं पर कुंभ के मीडिया नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव से न्यूज इंडिया के संवाददाता रुपेश वालिया ने खास बातचीत की। शिवरात्रि के पर्व पर महाकुंभ का आज पहला शाही स्नान है। हम इस समय हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और आप हमारे साथ यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर की पौड़ी पर जो खास ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर शाही स्नान के दौरान जितने भी जो अखाड़े हैं वो क्रमवार यहाँ पर पहुँचते हैं और शाही स्नान करने के बाद अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे साथ इस समय मीडिया के नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी हैं। आइए कुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में इनसे जानते हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि कुंभ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की गई हैं और भव्य और दिव्य बनाने का दावा किया जाता रहा है, तो आप कुंभ की व्यवस्थाओं को किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे महाशिवरात्रि भी है, महाकुंभ भी है, दोनों का संगम है और दोनों के संगम में आस्था का सैलाब आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसको व्यवस्थित करने के लिए कोविड का नियमों का पालन हो रहा है, आस्था का भी पालन हो रहा है। भीड़ भी है और कोविड भी है, दोनों का समन्वय दिखेगा। नियम का भी पालन हो रहा है और तो भीड़ का जन सैलाब है वह सेल्फ कंट्रोल्ड है। ये विदेशियों के लिए भी एक आश्चर्य का संदेश होता है, कैसे कंट्रोल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल, कोई शक्ति कैसे कंट्रोल करती है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए बाकायदे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, अदर स्टेट की पुलिस बुलाई गई है, यहाँ की बुलाई गई। कोविड के एक पूरा सेटअप बना हुआ है, डॉक्टरों की टीम लगाई गई है, रैंडम चेकिंग हो रही है, होटल धर्मशालाओं को चेकिंग की जा रही है और सबको गाइड किया जा रहा है क्या करें क्या ना करें। फिलहाल यदि हम यूँ कहें कि कोविड के बाद इतना बड़ा जन सैलाब एक जगह पर मौजूद है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और जो आने वाले श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, उन्हें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अपनाने की या प्रिकॉशंस अपनाने की अपील करते हैं? ऐसा है कि यहाँ पे कोविड एक नया चैलेंज है, कोविड भी है, हमें कुंभ भी कराना है, महाकुंभ कराना है, भव्य भी दिखाना है। इसमें अखाड़े साधु महात्माओं ने व्यापक समर्थन दिया है और कह रहे हैं कि जैसे आप कहिएगा वैसे, दोनों के सहयोग से, प्रशासन, शासन और संत महात्मा अखाड़े के सहयोग से आपको देख रहे हैं सफल रूप में ये हो चल रहा है।
तो ये थे हमारे साथ कुंभ के मीडिया नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी, जिनका साथ साथ कहना है कि कोविड के साथ साथ यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। और फिलहाल यदि कुंभ की व्यवस्थाओं की बात करें तो दिव्य और भव्य जो कुंभ को बनाने का दावा राज्य सरकार या मेला प्रशासन द्वारा किया गया था, वो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन तुषार के साथ न्यूज इंडिया के लिए रूपेश वालिया, हरिद्वार। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के बीच में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान रहा। आपको बता दें कि सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर आज जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा ने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान किया है। महाकुंभ में शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा गया है और इसके साथ ही कोविड-19 गाइडलाइंस का भी खासा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। खटीमा के प्राचीन वनखंडी महादेव में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि इस मेले का शुभारंभ खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने किया। साथ ही मेले में उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त करे हैं। वहीं पर मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित महादेव का लिंग दिन में 7 बार बदलता है। धार्मिक मान्यताओं के चलते भारत और नेपाल के भक्त शिवधाम पहुंचते हैं और मंदिर में आकर भोले के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए 10 दिवसीय वनखंडी महादेव है, यहाँ पे मेला स्टार्ट हो गया है और शांतिपूर्ण ढंग से मेला स्टार्ट हुआ है। पुलिस की पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि पिकपॉकेटिंग या फिर लाइन वगैरह हमारी सही से मेंटेन रहे। और कोविड को लेकर पूर्व भी जागरूक किया गया था। पुनः मंदिर कमेटी से अनुरोध है और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जा रहा है कि मास्क इत्यादि, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का जहाँ तक संभव अपना पालन करें और कोरोना से बचें। साथ ही साथ शांतिपूर्वक मेले का संपादन भी हो सके। के बारे में यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और नेपाल से तक लोग यहाँ पर आते हैं। सारी माताएं, बहनें, मेरे भाई सब यहाँ पर दर्शन करते हैं। उनके लिए अच्छी व्यवस्था भी है, यहाँ पर कमेटी वालों ने अच्छा कर रखा है। प्रदर्शन के लिए कोई आता है। उत्तराखंड के रामनगर में गुर्जर समस्या और साथ ही समाधान कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल गुजार महासभा की ओर से किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल गुजार महासभा के अध्यक्ष पूर्व और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर नेहा लोहा ने यहां पर शिरकत करी। इस दौरान गुर्जर समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि गुर्जर समाज ब्रिटिश काल से ही जंगलों में रहते आ रहे हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन कर दूध का उत्पादन करना है। देश की आबादी के बाद में विधायक बदले, सांसद बदले, सरकारें बदली, आज भी अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गुर्जर समुदाय की जिंदगी। लेकिन आज तक ये समाज मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। तो वहीं पर कर्नल देव आनंद गुर्जर आज गुर्जर समाज के ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों की आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुर्जर समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ में आवाज उठाने का कार्य लगातार वो कर रहे हैं। उत्तराखंड में 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ले ली है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री सहित विधायक और निवर्तमान मंत्रियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। इस दौरान पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी विधायक उनके साथ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड को अपने नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के रूप में मिल चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अपना कार्यभार संभाल लिया है और आप इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जनता ने और संगठन ने बहुत बड़ा उन पर भरोसा किया है और मैं इस प्रदेश का एक विधायक होने के नाते हम उनको शुभकामना देते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए हर संभव जो भी सहयोग होगा, हर तरह से 57 के 57 विधायक उनके साथ हैं
और उद्देश्य एक ही है कि जो संगठन में भरोसा उन पे किया है, हम लोगों पे किया है, इसको आगे बढ़ाना और प्रदेश को नई ऊंचाइयां देना, सम्मान बढ़ाना, ये हम लोग का दायित्व है। और मुझे ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह जी ने 4 साल में जो काम किया है, निश्चित ही बेमिसाल काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह हम लोगों के जो 1 साल बचा हुआ कार्यकाल इस काम का बुनियाद साबित होगा, 4 साल का किया हुआ काम। और वो जो 4 साल का काम त्रिवेंद्र जी करके गए हैं, अच्छा काम करके गए हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म देके गए हैं, उससे हमारे काम की शुरुआत होगी। और तीरथ सिंह जी भी मुझे ऐसा 100% उम्मीद है कि उन्हीं कामों को अपना बेस समझकर आगे बढ़ेंगे और 100% सफलता मिलेगी। सर, तीरथ सिंह रावत जी को अपनी नई कैबिनेट बनानी है, किस तरह की हो सकती है, क्या क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोग ऐसे भी हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, हमने देखा कई योजनाएं जो थी वो लागू भी हुई, तो आगे किस तरह का प्लान है और क्या कुछ खास हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है भाई साहब, यह अधिकार हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का अधिकार तो यह है कि दायित्व को मिलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसकी समीक्षा करने के लिए हमारी सेंटर का जो नेतृत्व है वह इसके लिए सक्षम है, और वो जिसको निर्देश देंगे वह जिम्मेदारी का पालन करेगा। हमको भी मिलेगी तो 100% ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी 100% हमको अपने केंद्रीय नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि जो उनका निर्णय होगा बहुत अच्छा निर्णय होगा। सर, समय कम बचा है अब उनके पास, क्योंकि 8 माह का समय, जिसके बाद अब चुनाव भी होंगे 2022 के, उसके लिहाज से भी बीजेपी कितनी तैयार है और आप लोग कितने तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए 4 साल अलग है या 8 महीना बचा अब अलग ही है, ये कहीं से कहीं महत्व नहीं है। हम 5 साल से सत्ता, जनता ने हमको 5 साल के लिए सत्ता में बैठाया, 4 साल हमारे यहाँ बीत चुका है, तो उसमें व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे संगठन का महत्व है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस विचारधारा में हमारे यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है, संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इस नाते 4 साल पहले बीत गया, 8 महीना पहले बचा, इसका कोई मूल्य नहीं है। 4 साल भी तो हमारे संगठन ने ही काम किया है, त्रिवेंद्र जी ने ही काम किया है ना, उसी को बेस बना के हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 साल और 1 साल इसका कोई सवाल नहीं है। 5 साल के लिए हमारा मुख्यमंत्री था, 5 साल के लिए है, आगे काम करेंगे। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो अरविंद पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि बता रहे थे कि तीरथ सिंह रावत भी अब जिस तरह से 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने गुजारे और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया, ऐसे तीरथ सिंह रावत जी भी बहुत अच्छा काम प्रदेश के लिए करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।